मौलाना फजल रहमान ने क्या खोया क्या पाया, आज की बड़ी खबरों से हटकर अगर आप इसका आज़ादाना तज्जिया करें तो एक दिलचस्प मंजरनामा आपके सामने बनता हुआ नजर आता है। पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने क्या खोया। एक तो ये कि जब वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने फरमाया था कि वो छीन कर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से इस्तीफ़ा लेंगे, बल्कि इस हद तक वो गए थे कि वो इस मौजमे की कुदरत की बात कर रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को उनको घर से जाकर गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसके ऊपर बाद में बड़ी हुआ हुई है, कहा कि हम कोर्ट में लेके जाएंगे वगैरह वगैरह। उस पोजीशन से लेकर और बातचीत, निगोशिएशंस और हुकूमत की पार्टी के साथ इंगेजमेंट और एक मुसलसल जद्दोजहद की बात और एक तहरीक की बात, इट्स अ कम डाउन। आप जितनी मर्जी लफाजी कर लें, यू हैव टू एडमिट कि ये कम डाउन है। आपने जो पोजीशन ली हुई थी वहाँ से आप स्लाइड करते हुए आप दूसरी पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। तो एक तो ये सारा सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि जिस वर्कर को आप ये कह के लाए थे, जिसको आपने अंदरून सिंध से उठाया और उसने सफ़र करके यहाँ पर आया, जिसको KPK से आप लेकर आए, जिसको बलूचिस्तान से लेकर आए, जिसको पंजाब से कुछ को आपने मोटिवेट किया, उसको आप क्या कहकर लेकर आए थे? आपने कहा था कि अवाम फैसला करेगी, लेकिन अब आपने कहना शुरू कर दिया कि रहबर जो हैं अवाम के, वो अवाम के बिहाफ पर फैसला करेंगे, क्योंकि उनको अवाम के बिहाफ पर फैसला करने की तौफीक भी है और दानिशमंदी भी है। तो अगर अवाम ने फैसला करना तो क्राउड से तो जाके आप खुद पूछवाते रहे ना कि आपने डी चौक जाना ही नहीं जाना और आपने इस्तीफ़ा लेना ही नहीं लेना, अहदाफ क्या है। तो क्राउड के अहदाफ तो बड़े क्लियर हैं, लेकिन अगर अब आप तकारीर के अंदर अहदाफ की तब्दीली की बात करते हैं और लाएअमल की तब्दीली की बात करते हैं, तो जो आम लोग हैं, जज्बाती हैं, लेकिन सियासत को समझते हैं और ज़िंदगी को स्याह सफ़ेद के अंदर देखते हैं, क्योंकि आजकल ज़िंदगी वाक़तन स्याह सफ़ेद है। आपको नज़र आ जाता है कि कौन जमहूरी है, कौन गैर जमहूरी है, किसने आइन के ऊपर हमला किया हुआ है, कौन आइन का मुहाफ़िज़ है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये आपको नज़र आ रहा है आजकल। तो जो लोग ये ब्लैक एंड वाइट के अंदर देखते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल होगा कि जी ब्लैक एंड वाइट के दरमियान एक ग्रे एरिया भी है, जो काला तो नहीं है लेकिन हल्का सा काला है, और मुकम्मल सफ़ेद तो नहीं है लेकिन हल्का सा सफ़ेद है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2 ये कि वर्कर्स जो हैं वो डिसअपॉइंटेड यकीनन होंगे। तीसरी बात यह है कि अगला जो लाएअमल आप बनाएंगे उसके अहदाफ के हसूल के बारे में हमेशा उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। चौथी बात यह है कि जिन लोगों से आपका वास्ता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, वो अगला सारा साल या जब तक भी उनकी हुकूमत रहती है, 2 साल या 3 साल या 4 साल, जितनी देर भी वो रहते हैं पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में, वो आपको याद दिलाते रहेंगे मौलाना साहब कि आप तशरीफ़ लाए थे तो देखा है हमने आपके साथ क्या किया वगैरह वगैरह। तो ये तो लॉसेज हैं। गेंस क्या हैं? गेंस भी बड़े सिग्निफिकेंट हैं। नंबर 1, मौलाना फजल रहमान एक ऐसा लीडर जिसने अपनी सीट हारी, जिन हालात में हारी हम सबको पता है। ये जो लोग ताने देते हैं ना कि इन्होंने सीटें हारी हैं, अगर अपने डब्बे खुलवा लें तो पता चल जाएगा कि सीटें हारी किस तरीके से गई हैं और जीती किस तरीके से गई हैं। बहरहाल लेकिन नंबर्स के अंदर आपको नज़र आता है कि मौलाना ने सीट हारी है, और 4 महीने पहले तक उनका कहीं जिक्र नहीं होता था, ना किसी टॉक शो के अंदर, ना किसी कॉलम के अंदर, ना किसी हेडलाइन के अंदर। और आप सोच भी नहीं सकते थे कि तज़हीक के अलावा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मुंह से मौलाना फजल रहमान का लफ्ज़ निकलेगा। अब एक लफ्ज़ है, एक नाम है जो हर किसी की ज़ुबान पर है, और वो है मौलाना फजल रहमान। अब एक नाम है जो हर कॉलम के अंदर ज़ेर बहस है, वो मौलाना फजल रहमान। अब एक नाम और एक जमात है JUI, जो हर टॉक शो के अंदर उतनी ही अहम हो गया है जितनी किसी ज़माने में PTI हुआ करती थी या शेख रशीद साहब हुआ करते थे। तो एक उन्हें सेंट्रलिटी हासिल की है, एक कद काठ बनाया है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बाद अगर किसी या उनके बराबर या बाज़ जगहों पर उनसे भी कहीं आगे अगर किसी लीडर और जमात का नाम आपको नज़र आ रहा है इस वक्त JUI है, तो बहुत बड़ी किसी भी जमात के लिए एक अचीवमेंट है कि आप सेंट्रलिटी हासिल कर लें। तीसरी बात यह है जो गेंस है वो ये कि JUI ने सिंध के अंदर उनकी प्रेजेंस मौजूद है, बलूचिस्तान के ख़ास बेल्ट के अंदर उनकी प्रेजेंस मौजूद है, लेकिन जब से बलोच नेशनलिस्ट उनके साथ खड़े हुए हैं तो वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड भी कर सकते हैं। KPK के अंदर उनकी प्रेजेंस मौजूद है। पंजाब वो एरिया था जहाँ पर JUI मौजूद नहीं थी। यहाँ पे एक देवबंदी वोट भी बहुत मौजूद है, लेकिन देवबंदी वोट से आगे आपको एक फ्लोटिंग वोट और कंस्टिट्यूंसी वाला पॉलिटिशियन भी नज़र आता है,
जो नून लीग के अंदर जिसकी अब जगह नहीं बनती क्योंकि वहाँ पर चौका ब्लॉक है, तमाम लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो इरेलीवेंट नज़र आती है। पीटीआई के अंदर देयर टू मेनी पीपल, या वहाँ पर वोट लेने का या टिकट लेने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। तो एक बहुत बड़ा रिवायती सियासतदान, एक बहुत सिग्निफिकेंट वोट बैंक के साथ पंजाब के अंदर मौजूद है, मजहबी वोट के अलावा तो या उसके साथ। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो वोट और वो मजहबी सेंटिमेंट जो है वो JUI लॉन्ग टर्म के अंदर गेन करती हुई आपको नजर आएगी। तो पार्टी ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा गेन किया। और सबसे आखिर में अगर मौलाना फजल रहमान का मार्च जो है मुकम्मल तौर पर आने वाले दिनों में ठप हो जाता है, मसलन जिस ठप से मुराद ये है कि इसमें से कुछ नहीं निकलता, ठुस हो जाता है, तो ठुस होने का तमाम मलबा जो है वो आसानी के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर वो डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पर लॉस की सिचुएशन है मौलाना फजल रहमान की, उनको किसी वजह से जीरक सियासतदान कहा जाता है।